नमस्कार। स्टार्ट करते हैं अपना एक नया टॉपिक जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो न्यूज़ में रहे हैं। आज हम उनको लेके कुछ जो एमसीक्यूज़ है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पहला एमसीक्यू है आपके सामने है, जिसमें आपसे पूछ रहा है कि FATF के हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो आप बता सकते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है पेरिस। ये आप देख सकते हैं। इसका जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ये जो बनाई गई थी ये 1989 में बनाई गई थी। जो G7 कंट्रीज़ है, जिनको बोलते हैं ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़, और ये जो बनाई गई थी ये स्पेशली जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसके लिए बनाई गई थी। लेकिन 2001 में एक इंसिडेंट होता है जिसको कहते हैं 9/11 अटैक, जो कि US में हुआ था, उनके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। जो आपने काफ़ी वीडियोस YouTube पे देखी होंगी कि किस हिसाब से वो जो एरोप्लेन था वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में घुसा दिया गया था। तो उसके बाद इन्होंने जो सेकंड जो चीज़ इसमें ऐड की, पहले तो मनी लॉन्ड्रिंग थी, उसके बाद इन्होंने जो टेररिज्म फाइनेंसिंग है वो चीज़ ऐड की। तो ये जो टेररिज्म फाइनेंसिंग ऐड करने का रीज़न ये था। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें 39 कंट्रीज़ आती हैं। और इसकी जो स्पेशल जो लिस्ट है, जो कि 2 लिस्ट मानी जाती हैं, एक तो होती है ब्लैक लिस्ट, एक होती है ग्रे लिस्ट। तो ग्रे लिस्ट में तो काफ़ी जो कंट्रीज़ हैं, जिसमें आप पाकिस्तान भी देखते हैं। आए दिन जिस पे रिपोर्ट आती हैं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ देख सकते हैं। क्योंकि इन लिस्ट में डलने से क्या होता है कि उनके ट्रेड पे इम्पैक्ट पड़ता है, और उन्हें जो बाहर की कंट्रीज़ है, वर्ल्ड बैंक है, IMF से लोन लेने में दिक्कत होती है। लेकिन याद करने वाली जो बात है, ध्यान देने वाली, वो है ब्लैक लिस्ट FATF की। इसमें सिर्फ 2 ही कंट्रीज़ आती हैं, एक तो है ना आपकी नॉर्थ कोरिया और एक है आपकी ईरान। ये आप ध्यान रख सकते हैं। और मैं आपको कुछ जो हिस्ट्री है वो G7 कंट्रीज़ की मैं बता देता हूँ, जिसको ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ बोलते हैं। ये जो बनाई गई थी, ये कंट्रीज़ इकट्ठा इसलिए हुई थी कि ये ट्रेड और जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उस पर वर्क कर सकें। और ये जो बनाई गई थी ये 1975 में बनाई गई थी। तो जो 7 कंट्रीज़ थी वो आप कैसे याद रख सकते हैं। US है, US के ऊपर कनाडा आता है, और UK और फ्रांस जो हमने पिछली वीडियो में देखा था, इंग्लिश चैनल पे आते हैं। जर्मनी है, इटली है, और एशिया की सिर्फ एक कंट्री है जो G7 में है, वो है जापान। ओके, तो इसके बाद क्या होता है, जो G7 है, G7 एक टाइम पे G8 बन जाता है। और वो टाइम था 1998 का, जिसमें जो G7 जो कंट्रीज़ थी उसमें एक कंट्री और ऐड कर दी जाती है जिसको बोलते हैं रसिया। तो उसके बाद क्या होता है कि जब G8 बन जाता है, तो जब 2014 की बात है, उसमें क्या होता है कि रसिया क्या करता है, रसिया, ये आप देख सकते हैं, और ये जो पूरा मैप था, एक टाइम पे ये USSR हुआ करता था, जो कि कोलैप्स कर गया था 1991 में, और उसके बाद रसिया ये रह गया था। तो 2014 में क्या होता है कि ये जो रीजन है यहाँ पे, यूक्रेन का एक पार्ट है जिसको बोलते हैं क्रीमिया, जो कि रसिया ने हथिया लिया था। तो इस चीज़ को देखते हुए जो उस टाइम प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, उन्होंने एक नीदरलैंड में मीटिंग बुलाई, और उसको लेके इन्होंने रसिया पे सैंक्शन लगा दिए और G8 से इनको बाहर निकाल दिया। और तब से फिर से G7 जो 1998 में G8 बना था, वो फिर से G7 बन गया। तो इसके बारे में आप ये चीज़ें ध्यान रख सकते हैं। तो जो सेकंड MCQ है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो नेटो है वो कब बनाया गया था, 1945 में, 1949 में, 51 में या 99 में। तो आप बता सकते हैं इसका आंसर। तो इसकी ये जो अब ये 1949 में बनाया गया था, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जो 30 कंट्री आती है, ओरिजिनली 12 कंट्रीज़ थी जो कि अब 30 हो गई हैं। और जो रिसेंटली जो कंट्री जो ऐड हुई है उसका नाम है नॉर्थ मैसेडोनिया। ये आप ध्यान रख सकते हैं। और ये जो नेटो जो बनाया गया था ये 4 अप्रैल 1949 को बनाया गया था। और ये जो बेसिकली किस लिए बनाया गया था, ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो ख़त्म हुआ 1945 में, उसके बाद क्या होता है कि सिर्फ 2 ही सुपर पावर बच जाती हैं। एक तो आपको पता है US से था ही,
और उसके सामने था यूएसएसआर। तो उसमें क्या था कि ये अपना अपना एक्सपेंशन कर रहे थे, तो उसको लेके जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनको ये डर था कि कहीं जो यूएसएसआर है उन पे अटैक ना कर दे, क्योंकि वो ज़्यादा टिल्टेड थी यूएसए की तरफ। तो उन्होंने एक जो नेटो पैक्ट है ये साइन किया। इसके हेडक्वार्टर जो है ये बेल्जियम है, ब्रुसेल्स में, ये आप देख सकते हैं। तो इन्होंने एक जो पैक्ट साइन किया उसमें ये था, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं। तो इसका मतलब था कि जो यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं, बेसिकली सभी कंट्रीज़ नहीं आती इसमें, जैसे स्विट्ज़रलैंड नहीं आता, नॉर्वे नहीं आता, ये कंट्रीज़ नहीं आती हैं इसमें नेटो के अंडर। तो इसमें क्या होता है कि इसका मतलब है कि इन कंट्रीज़ पे अटैक मतलब यूएसए पे अटैक, इसका आप ये शॉर्ट में जान सकते हैं। तो मतलब इन कंट्रीज़ पे यदि रशिया अटैक करता है तो यूएसए इनको डिफेंड करेगा, ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि 1949 में यूएसए ने तो चलो ऐसा पैक्ट साइन कर दिया, तो लेकिन साइड में यूएसए जो रशिया था उस टाइम पे यूएसएसआर था, तो उन्होंने क्या साइन किया था? तो उन्होंने, मैं बता दूं, उनका जो पैक्ट था वो था वॉर्सो पैक्ट, जो इन्होंने जो साइन किया था कंट्रीज़ के साथ 1955 में। ये भी कुछ ऐसा ही था कि मान लो यूएस जो कंट्रीज़ थी जो कि यूएसएसआर की साइड टिल्टेड थी उन पे अटैक करता है, तो जो यूएसएसआर है वो उनको डिफेंड करेगा। और ये जो पैक्ट था आपको पता ही है 1991 में डिसॉल्व हो गया था, क्योंकि यूएसएसआर टूट गया था और वो रशिया बन गया था। तो ओके, बस इसके बारे में यही था। तो जो थर्ड एमसीक्यू है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो CSTO की फुल फॉर्म क्या है। ये अभी न्यूज़ में था काफ़ी, इसलिए मैंने ये एमसीक्यू डाला है। तो आप बता सकते हैं A, B, C या D। तो जो इसका आंसर है, इसका आंसर है आपका A, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये अभी रिसेंट में इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि अभी जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वो जो यूक्रेन और अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच में, जो कि एक रीजन है नकोर्नो काराबाख रीजन है, उसके बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। ये रीजन आप देख सकते हैं, ये आर्मेनिया है, ये अज़रबैजान है। इन दोनों के बीच में ये जो वॉर हुआ है जिसमें अज़रबैजान ने ये एरिया जो कब्जा लिया है। तो इसमें क्या है कि जो CST हुआ जो एग्रीमेंट है वो आर्मेनिया ने साइन किया हुआ है कुछ कंट्रीज़ के साथ, उसमें रशिया भी है। तो ये जो वॉर्सो पैक्ट था वो 1991 में डिसॉल्व हो गया। तो उसके बाद जो CSTO एग्रीमेंट आता है जिसमें रशिया बोलता है कि हमारे साथ ये एग्रीमेंट साइन कर लो, और इसमें जो कंट्रीज़ आप पे अटैक करेंगे मतलब वो रशिया पे अटैक करेंगे, कुछ ये ऐसा एग्रीमेंट था। तो ये आप देख सकते हैं, जो 1991 के बाद जो रशिया रह गया था वो ये रह गया है। पहले USSR इतना हुआ करता था जो कि टूट गया था 1991 में। तो इसके बारे में यही था कि किस हिसाब से जो CSTO जो आर्मेनिया पे अटैक कर दिया अज़रबैजान ने, ये जो नकोर्नो काराबाख रीजन जो कब्जा लिया, तो इसके लिए इन्होंने इसको कॉल की कि भाई जो CST हो इसके अंडर हम पे अटैक हुआ है, तो आप अज़रबैजान को रोको, रशिया को। तो इसको लेके ये मैंने MCQ डाला है क्योंकि ये न्यूज़ में था, आप इसको याद रख सकते हैं। तो जो फोर्थ MCQ है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन है इसके हेडक्वार्टर कहाँ है। जेदा में है, रियाद में है जो कि सऊदी की कैपिटल है, अबू धाबी में है जो कि UAE की कैपिटल है, दोहा है जो कि कतर की कैपिटल है, जेदा एक जगह है सऊदी में। तो आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर है आपके सामने A। तो जो ये जो न्यूज़ में थी जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, क्योंकि ये जो मुस्लिम वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करती है, और अभी जो पैलेस्टाइन में इज़राइल में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको लेके इन्होंने मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो बुलाई थी, इसलिए ये काफ़ी न्यूज़ में थी। तो इसके बारे में मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ। तो ये जो बनाई गई थी ये 1969 में बनाई गई थी, और अभी जो करंट में इनके मेंबर हैं जो 57 मेंबर हैं। और जो इंटरेस्टिंग बात है जो आप याद रख सकते हैं, जो इसकी ये जो लैंग्वेज है जो 3 है, अरेबिक है, इंग्लिश और फ्रेंच है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है फ्रेंच। क्यों? क्योंकि इस मैप में आप देख पा रहे हो ये कंट्रीज़ है जो कि इसका पार्ट है। इसमें जो ग्रीन जो दिखा रहे हैं मेंबर कंट्रीज, और ये जो वेस्ट अफ्रीका का ये जो रीजन पड़ता है वेस्ट में, यहाँ एक साहिल रीजन है जहाँ पे जो फ्रेंच बोली जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फ्रेंच कंपनीज हैं, जो फ्रांस की कंपनी है, उनका बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो उसका भी काफ़ी इम्पैक्ट है इस रीजन पे।
और आप देख पा रहे होंगे कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है। जब ये बनाया गया 1969 में, उस टाइम पे भी जो अल अक्सा मॉस्क थी उस पे अटैक होता है। तो उस टाइम पे ये कि हमें जो मुस्लिम कंट्री है उनको यूनाइट होना पड़ेगा इस चीज़ को लेके। तो जो अभी रिसेंट में अभी आप जो कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं गाज़ा और इज़राइल के बीच में, अभी उसमें भी फिर से अलग जो अल अक्सा मॉस्क है उसमें ही अभी रिसेंटली जो कॉन्फ्लिक्ट हुए थे। तो इसलिए आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो इस्लामिक कॉरपोरेशन है ये आप याद रख सकते हैं। ओके, तो जो फिफ्थ एमसीक्यू काफ़ी इजी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी न्यूज़ में है अभी कोरोना को लेके, तो आप बता सकते हैं इसके जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है। न्यूयॉर्क में है, जिनेवा है, पेरिस है या वॉशिंगटन डीसी है, तो आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर है आपका बी, जिनेवा। तो ये आप देख सकते हैं कटआउट है जिसमें जो इसके जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा एक जगह है जो स्विट्ज़रलैंड में पड़ती है। और ये जो बनाया गया था वो 7 अप्रैल 1948 में बनाया गया था क्योंकि 7 अप्रैल को बनाया जाता है अपना वर्ल्ड हेल्थ डे। ये भी आप याद रख सकते हैं। और इसके जो अभी रिसेंट में जो हेड हैं वो हैं टेड्रोस आधानोम, जो कि इथोपिया से बिलोंग करते हैं। और ये पहले इथोपिया के हेल्थ मिनिस्टर थे। और इथोपिया जो कंट्री मैं आपको बता दूं वो जो अफ्रीका का जो ईस्ट में जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका पड़ता है उसमें जो 4 कंट्रीज़ आती हैं उनको बोलते हैं सीड, उसमें से एक पड़ती है। इसमें ये सोमालिया है, ये आप इथोपिया मान लो, ये इरिट्रिया और ये होता है जिबूती जिसका डी साइलेंट होता है। ओके, तो ये कंट्रीज़ आती है, इनमें से ये इथोपिया से बिलोंग करते हैं। और एक एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको बता दूं कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये अभी कोरोना पे तो वर्क कर रहे हैं और टीबी को ख़त्म करने के लिए इनका टारगेट है 2035 का, और इंडिया ने अपना टारगेट रखा है 2025 का। ये आप एक्स्ट्रा ध्यान रख सकते हैं। तो जो 6th MCQ है इसमें आपसे पूछ रहा है कि इनमें से सार्क का मेंबर कौन नहीं है। मतलब कौन सा MCQ आपको इनमें से कोई एक है जो नहीं है, तो कौन सा MCQ गलत है ये आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर आप बताएंगे। तो मैं आपको सार्क के बारे में बता दूं, इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और ये जो बनाया गया था 1985 में बनाया गया था ढाका बांग्लादेश में। और अभी रिसेंट में जो इसके हेडक्वार्टर हैं वो हैं आपके काठमांडू नेपाल में। तो आप बता सकते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है जो कि गलत है वो है बी। क्यों? क्योंकि म्यांमार इसका कोई मेंबर नहीं है। ये आप सार्क का एक कटआउट देख सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। ये कंट्रीज़ ये दिखाई गई हैं। ये कंट्रीज़ जो सार्क का जो मेंबर हैं। और ये अभी रिसेंट में इसलिए न्यूज़ में था कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने जो सार्क कोविड फंड, इमरजेंसी फंड एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जिसमें जो सार्क कंट्रीज़ हैं उनको हेल्प की जाएगी। तो ये उन कंट्रीज़ का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है, ये इंडिया का जो डोनेशन है इसमें, ये आप देख सकते हैं। तो अभी आपने इसके सार्क के चलते एक जो अलग ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बिम्स्टेक बोलते हैं, इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है इसके मेंबर को याद करने में, क्योंकि इनके सार्क और बिम्स्टेक के काफ़ी जो मेंबर हैं वो सेम है। तो बिम्स्टेक के बारे में भी मैं आपको कुछ बता देता हूँ। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये आप ध्यान रख सकते हैं। और ये जो बनाया गया था ये बनाया गया था 1997 में। और इसके हेडक्वार्टर अभी जो हैं वो है ढाका बांग्लादेश। ये आप याद रख सकते हैं। इसके जो मेंबर हैं वो आप ये देख पा रहे होंगे, यहाँ तक थाईलैंड, म्यांमार है। तो इसको याद करने का अच्छा तरीका है, इसका जो नाम है यही देख लो। बी से बांग्लादेश हो गया, आई से इंडिया हो गया, एम से म्यांमार हो गया, एस से श्रीलंका हो गया, टी से थाईलैंड हो गया। अब जो ई और सी इससे कुछ बनता नहीं, तो ये आप लास्ट में नेपाल भूटान याद रख सकते हो। तो ये काफ़ी इजी ट्रिक है, ये आप याद रख सकते हो। ओके, तो 7th MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है ये कहाँ पड़ता है। नीदरलैंड में, जिनेवा में, न्यूयॉर्क में या वॉशिंगटन डीसी में। तो इसका आंसर है आपका ए, नीदरलैंड। और ये अभी न्यूज़ में इसलिए था कि जो केन एनर्जी जो कंपनी थी ब्रिटेन की, उन्होंने अभी जो रिसेंट में जो इंडियन गवर्नमेंट है उन पे केस किया हुआ था। क्योंकि जो केन एनर्जी है ये कंपनी थी
जिन्होंने अपना प्लांट इस्टेब्लिश किया था इंडिया में, तो कुछ टैक्स करके जो लॉज होते हैं वो जब उन्होंने इस्टेब्लिश किया था तब अलग बताए गए, और कुछ टाइम के बाद गवर्नमेंट ने अलग जो टैक्स की डिमांड की, तो उसको लेके इन्होंने जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इसको पीसीए भी बोलते हैं, तो इसमें अपनी अपील डाली कि हमें ऐसे चीट किया गया है। तो उसको लेके अभी जो केन एनर्जी है उन्होंने ये केस जीता है। और ये आप देख सकते हैं परमानेंट जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसके बारे में, इसके जो हेडक्वार्टर है वो हेग है, नीदरलैंड में, ये आप देख सकते हैं। और ये जो बनाया गया था ये 1899 में बनाया गया था, और ये ज़्यादातर जो ट्रेड डिस्प्यूट वगैरह ऐसी चीज़ें हैं उनको देखने के काम आता है। तो इससे रिलेटेड जो 2 कोर्ट और हैं, मतलब जो इंटरनेशनल कोर्ट के बारे में कोई भी हेडक्वार्टर आपसे पूछे तो आप नीदरलैंड हेग में टिक कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो कोर्ट के जो हेडक्वार्टर होते हैं वो वहीं हैं। तो इनमें जो मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ, ये तो आपके हो गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और ये हो गया आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ये जो आईसीजी जो बनाया गया था 1946, और ये अभी रिसेंट में बनाया गया है 2002 में, और ये यूएन के अंडर आता है, ये इंडिपेंडेंट है, हेडक्वार्टर दोनों के सेम है। और ये जो काम करता है ये बाउंड्री, मैरीटाइम डिस्प्यूट, ट्रेड से रिलेटेड, और ये जो क्रिमिनल कोर्ट है ये जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स, इन पे ध्यान देता है। और जो आईसीजे है इसको यूएन फंड करता है, इसको काफ़ी अलग अलग जो साइड है उनसे फंडिंग आती है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि आईसीजी और आईसीसी में ये डिफरेंस आप देख सकते हैं। ओके, तो 8th MCQ है जिसमें आपसे पूछ रहा है कि इंडियन ओशन कमीशन, ये एक कमीशन है इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है, इंडिया नहीं है, मेडागास्कर, मॉरिशस, फ्रांस, तो ये आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर आपका इंडिया। ज़रूरी नहीं कि जो नाम हो गया है इंडियन ओशन कमीशन तो इंडिया भी मेंबर होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, इसके जो मेंबर है मॉरिशस है, और सिसेल्स है, मेडागास्कर है, कोमोरोस है, ये है, और फ्रांस है। फ्रांस कैसे है, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो रीयूनियन आइलैंड है वो किससे बिलोंग करते हैं, वो फ्रांस से बिलोंग करता है, तो इनडायरेक्टली वो भी मेंबर हो गया। और ये अभी न्यूज़ में क्यों था, ये न्यूज़ में इसलिए था कि इंडिया को इस कमीशन में अभी ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है। तो इसमें नया क्या है, इसमें नया ये है कि जो इंडियन ओशन कमीशन है इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस चाइना को पहले से ही था। तो ये आप देख सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि चाइना इंडियन ओशन से अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता और हम इंडियन ओशन में पढ़ते हैं, और हमें अभी तक जो ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं दिखता है कि हमने जो इंडियन ओशन में जो कंट्रीज़ हैं उनमें अपनी पॉलिसी में काफ़ी किस हिसाब से हमें इसमें चेंजेस करनी चाहिए, या इम्प्लीमेंट अपनी पॉलिसी किस हिसाब से, किस डायरेक्शन में हमें लेके चलनी चाहिए कि हमसे पहले चाइना को ऑब्जर्वर स्टेटस इन कंट्रीज़ में मिलता है जो कि इंडियन ओशन में। ओके, तो 9th MCQ है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि अभी रिसेंट में यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्रीज़ आती हैं। तो ABCD आप बता सकते हैं कौन सा, तो इसका आंसर है आपका B, क्योंकि यूके निकल गया है। तो ये आप डिफरेंस देख सकते हैं। अभी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि इंग्लैंड निकला है, इंग्लैंड नहीं निकला, ये निकला है यूके। और यूके में मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि यूके में पड़ता है वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। ओके, इंग्लैंड एक इंडिपेंडेंट है इस हिसाब से, और ये जो तीनों कंट्रीज़ मिलती हैं इनको बोलते हैं जो ग्रेट ब्रिटेन, और ये जो 4 कंट्रीज़ मिलती हैं इनको बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, और इन सारों को ब्रिटिश आइलैंड्स बोलते हैं। ये आप याद रख सकते हैं। जो 10th MCQ और लास्ट MCQ है अपनी इस वीडियो का, इसमें पूछ रहा है कि जो ओपेक है उसके बारे में आप बता सकते हैं उसके हेडक्वार्टर कहाँ है, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। वो कंट्रीज़ जो पेट्रोल ये चीज़ें प्रोड्यूस करती है और एक्सपोर्ट करती हैं बाकी कंट्रीज़ को, ये आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर है आपका ऑस्ट्रिया, जो कि इसका जो जगह है उसको वियना बोलते हैं ऑस्ट्रिया में। तो ओपेक के बारे में मैं आपको बता दूं कि अभी इसमें 13 कंट्रीज़ हैं, और ये बनाया गया था 1960 में बगदाद, इराक में। तो जो पहली जो 5 कंट्रीज़ थी वो ये थी इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी और वेनेजुएला, ये आप देख सकते हैं।
और जो ऑस्ट्रिया है वियना, यहाँ इसका हेडक्वार्टर पड़ता है, बल्कि ऑस्ट्रिया इसका मेंबर है भी नहीं। और ये इनके पास जो जो ग्लोबल का प्रोडक्शन करते हैं पेट्रोल में, ये 44% है। और इनका जो एक अभी जो पीछे बनाया गया था ओपेक प्लस करके, इसका बड़ा वर्जन है जिसमें काफ़ी कंट्रीज आती हैं, रशिया भी आता है। तो वो ये जो कंट्रीज़ हैं इनसे क्या होता है कि ये कितना ऑयल प्रोड्यूस करेंगी, तो उस हिसाब से बाकी कंट्रीज़ में पेट्रोल डीजल के जो रेट हैं वो घटते बढ़ते रहते हैं। तो ये अभी आपने काफ़ी न्यूज़ में देखा होगा ओपेक कंट्रीज़। तो आज के लिए बस यही MCQ थे। आपको अच्छे लगे हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर सकते हैं। अपना कमेंट, जो आपका स्कोर रहा हो इस वीडियो में, वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।